ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एडी करंट के एप्लीकेशंस, है ना। क्या होता है एडी करंट, क्या होता है बताइए। एडी करंट पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। बताइए एडी करंट क्या होता है। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आई अपॉन आर। एडी करंट का मतलब क्या होता है। एडी करंट, सरिता, एडी करंट क्या होता है। क्या हमने दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स को, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसके पीछे साउथ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए थे, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में हमने एक थ्रेड से क्या एक मेटल की प्लेट को लटकाया था। क्या एक मेटल की प्लेट को लटकाया था। क्या हमने उसके बाद इस मेटल की प्लेट को ऑसिलेट कराया था। क्या इस मेटल की प्लेट को ऑसिलेट कराया था। भाई एक तरफ बांध दिया हमने, फिर इसको ऐसे ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया, तो ये मेटल की प्लेट इधर 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 और इधर मूव कर रही थी। तो इस केस में क्या हो रहा था यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर क्या क्रिएट होता है, चार्जेस क्रिएट होते हैं, चार्ज फ्लो होने लग जाते हैं। अब जब चार्ज फ्लो होने लगेंगे तो क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी। क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी। तो जब ये आपका इधर से इधर जाता है तो एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होती है, जब ये इधर से इधर आता है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होती है। तो क्या यहाँ पे करंट बार बार इंड्यूस हो रही है, इधर से उधर ऑसिलेट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, और बार बार जब भी मोशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। जब इधर से इधर जाएगी तो क्लॉकवाइज, इधर से इधर जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इस फिनोमिना के कारण जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रही है प्लेट के अंदर, मेटल की प्लेट के अंदर, उस करंट को हमने नाम दिया था एडी करंट। उस करंट को हमने नाम दिया था एडी करंट। अब ये जो एडी करंट था, उस एडी करंट का क्या इफेक्ट हो रहा था कि वो इस मेटल की प्लेट को हीट अप कर रही थी। एडी करंट क्या कर रही थी, इस मेटल की प्लेट को हीट अप कर रही थी, गर्म कर रही थी। तो उसे ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया था बताइए। व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एडी करंट। व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू ओवरकम द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट इन मेटालिक प्लेट। क्या यूज किया था हमने, कौन सा मेथड यूज किया था बताइए। कौन कौन प्रेजेंट था लास्ट क्लास में। आवाज आ रही है सबको। दीपक, तो स्लो मूव किया था हाँ क्या किया था। सर, थोड़ा स्लो मूव कराया था आपने। हाँ, या तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो भाई चार्ज के कारण जो करंट जनरेट होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और क्या करा था हमने, और क्या कर सकते हैं हम। सर, मैग्नेट बड़े लिए थे। मैग्नेट तो बड़े ही रहेंगे, मैग्नेट में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते अपन। और क्या किया था हमने, सोचो सोचो, क्या प्लेट के अंदर कोई चेंजेस किए थे। प्लेट थोड़ी छोटी ली थी। प्लेट का एरिया कम कर दिया था, वेरी गुड। प्लेट का एरिया कम कर दिया था, कैसे कर दिया था भाई। पहले प्लेट हमारी इस शेप की थी, फिर हमने उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था, किससे, कुछ इस टाइप की प्लेट से। अब इससे फायदा क्या हो रहा था, इससे फायदा ये हो रहा था कि यहाँ पे तो करंट इजीली मूव कर पा रही थी, पूरे की पूरे प्लेट के अंदर इजीली मूव कर पा रही थी। अब यहाँ पे उसके पास रास्ता छोटा बचा। अब रास्ता जब जगह कम होगी तो करंट को मूव करने के लिए, चार्ज को मूव करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, जगह कम मिलेगी। तो अगर उसे जगह कम मिलेगी तो उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट, बाय रिड्यूसिंग द एरिया और बाय प्लेसिंग अ होलो स्ट्रक्चर और बाय कटिंग द प्लेट इन डिफरेंट शेप। दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। तो क्या एडी करंट का हमारे पास ड्रॉबैक था,
कि एडी करंट क्या कर रही थी कि जब भी कोई कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो वो कंडक्टर को हीट अप कर रहा था, हीट अप कर रही थी एडी करंट। तो हमारे लिए ये ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया कि उस कंडक्टिंग प्लेट को हमने एरिया को चेंज कर दिया, कम कर दिया। एरिया को कम कैसे कर दिया कि उसके अंदर होलो स्ट्रक्चर बना दिया, उसे कट कर दिया, उसे बीच में से पार्टीशन कर दिया, या बीच में एक प्लेट के बीच में यहाँ पे हमने ऐसी स्ट्रिप्स कट कर दी, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कहाँ पे काम में आता है भाई? ऐसा करने से फायदा कहाँ होगा? ऐसा करने से फायदा वहां होगा जहां पे हमारा कोई कॉइल जो है वो मैग्नेट के बीच में मूव करती है। फॉर एग्जांपल हमने जनरेटर पढ़ा है, हमने और क्या पढ़ा, गैल्वेनोमीटर पढ़ा है। तो उन सब के अंदर क्या होता है, हमारा मैग्नेट्स के बीच में कोइल होता है। कोइल क्या होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है जिसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि करंट केवल इस कॉपर की वाइंडिंग में प्रोड्यूस हो, हम ये थोड़ी ना चाहते हैं कि इस मेटल की जो बेस है उसके अंदर भी करंट फ्लो। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, होलो प्लेट्स यूज करेंगे, उस प्लेट्स का एरिया कम कर देंगे, या फिर कुछ इस तरह की प्लेट यूज करेंगे, कुछ इस तरीके की प्लेट यूज करेंगे जिसके अंदर बीच में खोखला पार्ट हो, ताकि उसके अंदर एडी करंट अच्छे से फ्लो ना हो पाए और वो हीटअप ना हो। तो ये था हमारा ओवरकम, हाउ टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। नेक्स्ट, एडी करंट के कुछ बेनिफिट्स भी थे, हमने डिस्कस किए थे कि भाई कुछ तो ड्रॉबैक्स थे कि जब भी हमारा कोइल जो है वो रोटेट करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो हीटअप हो जाएगा, तो हमारा ड्रॉबैक है, इस इंस्ट्रूमेंट जो है वो गर्म हो जाएगा, है ना। तो हम ये नहीं चाहते कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट गर्म हो, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट गर्म होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण मेटल जो है वो एक्सपेंड होगा, और जब मेटल एक्सपेंड होगा तो वो डिफॉर्मिटी को शो करेगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। साथ ही साथ पावर का लॉसेस भी बढ़ेगा, हीट के टर्म्स में एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी तो पावर का लॉस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। और हमने साथ ही साथ एडी करंट के कुछ बेनिफिट्स भी डिस्कस किए थे। क्या थे एडी करंट के बेनिफिट्स? ये तो था ड्रॉबैक, इसके कुछ बेनिफिट्स भी है एडी करंट के, बताइए। सर मेट्रो ट्रेन को रोकने के लिए। हाँ, टू यूज ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। बताया था ये कैसे काम करता है। दो मैग्नेट्स लेते हैं, उसके अंदर करंट फ्लो कराते ही वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाएंगे। दो कंडक्टर्स, ये हमारे दो कंडक्टर्स है, बीच में व्हील मूव कर रहा है। जैसे ही ब्रेक लगाना है इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, जो कि कंडक्टर के मोशन का अपोज करेगा, और ये जो व्हील है वो स्टॉप होने लग जाएगा। मैग्नेटिक लॉकिंग या मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। और भी इसका मतलब, ये तो सिंपल बेसिक लॉजिक था, इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हम हाई स्टैंडर्ड्स पे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। उसके अलावा कहाँ पे यूज में होता है ये एडी करंट, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इसे, बताइए। जैसे फूड को गर्म करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में भी। उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट में तो हमारा माइक्रोवेव आता है, उसमें तो माइक्रोवेव आता है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, खाना गर्म करने में नहीं। तो फिर कहाँ पे यूज कर सकते हैं, बताइए। एडी करंट का एप्लीकेशन कहाँ पे किया था हमने? पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, बहुत कम याद आ रहा है, सब कुछ भूलते जा रहे हो। अभी कल की बात है, कल परसों की। एडी करंट की एप्लीकेशन सरिता, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं एडी करंट को? क्या हम फर्नेसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, भाई एडी करंट का क्या एप्लीकेशन है कि वो गर्म हो जाती है। अब वो गर्म हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो टेम्परेचर कहाँ पे जरूरी होता है हमारा? फर्नेसेस के अंदर, भट्टी के अंदर जरूरी होता है ना। तो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। और कहाँ पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक मीटर्स के अंदर यूज कर सकते हैं ना।
इलेक्ट्रिक पावर मीटर, वेरी गुड, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक पावर मीटर या इलेक्ट्रिक मीटर। ये थे हमारे एडी करंट के एप्लीकेशन। सो टुडेस टॉपिक इज इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टेंस। देखते हैं क्या होता है इंडक्टेंस। देखिए, फैराडे और हेनरी, जो सर फैराडे और हेनरी थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया था कि एक कोइल थी जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड थी। क्या इसके अंदर कोई पावर सप्लाई है? क्या इसके अंदर कोई पावर सप्लाई है? बताइए। नो सर, नहीं है। फिर एक लिया था हमने मैग्नेट। उस मैग्नेट को जब रिलेटिव मोशन कराया था, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल में डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। वो हैरान रह गए कि यहाँ पे कोई पावर सप्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो चार्ज को मूव कर रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा कोई फोर्स है जो कि क्या कर रहा है? चार्ज को मूव कर रहा है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला था कि जब भी कभी मैग्नेट का कोई के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन होगा, या जब भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होगा, तो वहां पे करंट इंड्यूस होगी, या मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स इंड्यूस होगा। उसी फोर्स को हमने नाम दिया था EMF। बताइए क्या फुल फॉर्म थी EMF की? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMF? सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वेरी गुड, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर EMF का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नहीं, EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मोटिव का मतलब मूव, फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करा सके, उसी फोर्स को हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली यहाँ पे फ्लक्स में चेंज होने के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है जो चार्ज को मूव कर रहा है, और चार्ज के मूव होने के कारण यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। फिर उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट्स, थर्ड एक्सपेरिमेंट्स, फोर एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते गए, और उनमें से एक कॉन्फ़िगरेशन था जिसमें उन्होंने एक कॉइल ली थी, उस कॉइल को कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर से, एक और कॉइल ली थी, उस कॉइल को कनेक्ट किया था अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई से। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होती है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आने लग जाते हैं। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शंस आने। So on the basis of this observation, he concluded that whenever there is a coil in which current is flowing, then due to inductance, due to some phenomena, there will be change in magnetic flux. इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या नाम दे दिया था? फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लिंक। There will be change in magnetic flux in other magnetic coil, in other electric coil. Then there will be induced EMF will produce. There will be a magnetic
field change occurs in a coil, there will be another electromotive force will generate. मतलब क्या हुआ कि जब किसी एक coil में हम alternating power supply source connect करेंगे तो इसमें current के अंदर change होने के कारण alternating current किस तरह की होती है हमारी, कुछ इस तरीके से होती है, fluctuate करती है हमेशा पॉजिटिव पिक से नेगेटिव पिक की तरफ। तो इस अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या होगा, हमारा फ्लक्स लीकेज जो है वो चेंज होगा इस कॉइल का, और जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आएंगे, यहाँ पे डिफ्लेक्शंस आएंगे। तो देखिए पावर सप्लाई हम एक कॉइल में दे रहे हैं, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन कनेक्टिविटी नहीं है, एयर है, मीडियम फ्री स्पेस है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ तो हो रहा है। इस फिनोमिना को ही उन्होंने नाम दिया था इंडक्टेंस, इस फिनोमिना को ही उन्होंने नाम दिया था इंडक्टेंस। अब यहाँ पे कुछ चीजें उन्होंने और ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ा रहे थे वैसे वैसे फ्लक्स लीकेज भी बढ़ता जा रहा था, और वैसे वैसे डिफ्लेक्शंस भी बढ़ते जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट फाई बी फ्लक्स लीकेज is directly proportional to current, is directly proportional to current। भाई करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो मतलब डीबी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर करंट की वैल्यू कम करेंगे तो फ्लक्स लीकेज भी कम होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे एक टर्न होता तो यहाँ पे सिंगल फाई भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्न्स है। मान लो किसी कॉइल में n टर्न्स है, तो n टर्न्स अगर होते तो वहां पे फ्लक्स लीकेज भी कितना हो जाता है हमारा, n टाइम्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस केस में हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बनता, n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, n फाई b इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I। इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं इंडक्टेंस, इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये इंडक्टेंस ही बताएगा हमारा कि कितना करंट में चेंज करेंगे तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया इंडक्टेंस। अब ये इंडक्टेंस भी दो तरीके का होता है, ये जो इंडक्टेंस है ये भी दो तरीके का होता है। भाई यहाँ पे दो कॉइल्स है तो इंडक्टेंस भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड द सेकेंड वन इज सेल्फ इंडक्टेंस। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेकेंड वन इज सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं M12 या M21 से, और सेल्फ इंडक्टेंस होता है हमारा L से। सेल्फ इंडक्टेंस L, म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 या M21। ये डिपेंड करेगा कि 1 के कारण 2 पे देख रहे हैं, 2 के कारण 1 पे देख रहे हैं। अभी समझेंगे, डीप में समझेंगे। फिलहाल बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। बेसिक्स क्या कह रहे हैं हमारे, कि जब भी हमारी एक कॉइल रखी हुई जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, दूसरी कॉइल जिसके अंदर हमने पावर सप्लाई लगाई है, जब भी हम पावर सप्लाई की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई को चेंज करने पे फ्लक्स लीकेज चेंज हो रहा है, और फ्लक्स लीकेज में चेंज होने के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। फिर हमने थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाया। हमने लगाया कि भाई अगर यहाँ पे एक टर्न होता, कॉइल ऐसे होती, कॉइल ऐसे होती, गैल्वेनोमीटर, पावर सप्लाई, एक टर्न होता तो क्या होता, तो हमारा फ्लक्स लीकेज होता 5B। अगर यहाँ पे एक की जगह हमारे n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर, n नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या होता, तो यहाँ पे फ्लक्स लीकेज हो जाता है हमारा n इंटू 5B, जो कि किसके प्रोपोर्शनल है, करंट I के, कि कॉइल के अंदर करंट I कितनी जा रही है। फिर जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, n 5B इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I। इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, इंडक्टेंस नाम दे दिया। अब इस इंडक्टेंस के भी दो टाइप है हमारे पास, एक तो खुद का खुद से, और दूसरा खुद के कारण दूसरे में। भाई चेंजेस होता है, चेंजेस दो तरीके के होता है, वी आर ह्यूमंस, चेंजेस दो तरीके के। एक तो ये होता है कि मुझे खुद में ये सुधार लाना है,
एक खुद के अंदर चेंज ले अपन, सेल्फ चेंज। एक होता है कि भाई मेरे कारण दूसरे में क्या चेंजेस है, एक होता है खुद के अंदर चेंजेस लाना, तो वो हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कि खुद का खुद में क्या चेंजेस हो रहे हैं। सेकेंड हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल मतलब कि एक के कारण दूसरे में, भाई मेरे कारण सामने वाले में क्या चेंजेस आए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मेरे कारण सामने वाले में चेंजेस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया मेरे कारण सामने वाले पर्सन थर्ड पर्सन के अंदर चेंजेस, या दूसरा हो गया उस पर्सन के कारण मुझ में चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमारा दो तरीके का होता है कि मेरा उस पर्सन से या उस पर्सन का मुझसे क्या चेंजेस हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गए हमारे पास दो टाइप के, और सेल्फ इंडक्टेंस हो गया हमारा एक टाइप का, खुद का खुद से। तो यहां तक की पिक्चर समझ में आई, यहां तक क्लियर है सबको? क्या कह रहे हो? अरे कांस्टेंट को कांस्टेंट ही कहते हैं क्या? नहीं, अभी इसको समझेंगे। ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है, देखिए समझिए, अभी समझिए, देखिए n इंटू फाइव बी इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, तीन चीजें रख सकते हैं, या तो m12 रख सकते हैं, या m21 रख सकते हैं, या l रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे रख दिया l, अब समझना, अगर हमने यहाँ पे रख दिया l, तो ये हो जाएगा हमारा n5b इज इक्वल टू l इंटू आई, मतलब अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो खुद के अंदर फ्लक्स में कितना चेंजेस होगा। भाई अगर कहीं पे किसी कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो इसका खुद का इंडक्टेंस भी तो चेंज होगा, खुद के अंदर भी तो कुछ जनरेट होगा, रिवर्स करंट जनरेट होगी, खुद के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, खुद के कारण। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसे खुद को भी तो अफेक्ट करेगी, तो उस इफेक्ट को जब हमें एनालाइज करना होगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे L, सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के कारण खुद में। इसी की जगह अगर हमने लगा दिया यहाँ पे N5B इज इक्वल टू M12 इंटू आई, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, वन के अंदर, इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। फर्स्ट के अंदर सेकंड के कारण कितना चेंज हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे N1 5B1 इज इक्वल टू M12 इंटू आई। चीज समझना, N1 क्या है हमारा, फर्स्ट कोइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, 5B1 इज इक्वल टू क्या हमारा, फर्स्ट कोइल के अंदर फ्लक्स, तो फर्स्ट कोइल के अंदर कितना चेंजेस हो रहा है, किसके कारण, सेकेंड वाली कोइल में करंट के कारण। कैन यू फील इट, सेकेंड वाली कोइल में करंट चेंज करने पे फर्स्ट वाली कोइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंजेस हो रहा है, एक के कारण दूसरे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब हमने यहाँ पे M12 लिखा तो यहाँ पे होगा हमारा N1 5B1 इज इक्वल टू M12 I2, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड के कारण फर्स्ट में, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड M12। इसी की जगह अगर हमने यहाँ पे लिख देना होता M21, सेकेंड के कारण फर्स्ट तो हमने देख लिया, अब फर्स्ट के कारण सेकेंड में कितना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा N2 5B2 और करंट आ जाएगी हमारी I1, कि I1 में चेंज करने पे सेकेंड कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स में किस तरह से चेंजेस हो गए, इसी को हम कह देंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस टू विद रेस्पेक्ट टू वन, फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो डेफिनेटली अगर सेकेंड में हो रहा है हमारा, फर्स्ट के कारण हो रहा है, तो करंट किसकी लेंगे हम, फर्स्ट कॉइल की लेंगे। कैन यू फील इट, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, धीरे धीरे पिक्चर समझ में आ रही है। क्यों हमने वहां पे कांस्टेंट लिखा था, कांस्टेंट को हम कितने तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, M12 M21 या L। अगर हम M21 लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, M12 लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, और अगर हम उसकी जगह L लेंगे तो क्या होगा उसका मतलब। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। चलिए अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है। एक बार इसे आराम से देख लीजिए आप, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी
समझ में नहीं आएगा। एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए। सर एल बता दो एक बार। हाँ ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पे आएंगे आएंगे, पहले ये देख लो एक बार जो अब तक हमने पढ़ा वो आपको क्लियर है या नहीं है। बढ़े आगे। बढ़े आगे। यस सर। चलिए देखिए, दो चीजें। पहली चीज, एक बड़ी कोइल है, ध्यान से समझना, एक बड़ी कोइल है, ठीक है, ये हो गई हमारी S1, बड़ी कोइल हो गई हमारी S1। इसी के अंदर एक और छोटी कोइल है, इसी के अंदर एक छोटी कोइल है S2, ठीक है। यहां तक दोनों जो कोइल्स है इनका जो कॉपर का वायर है वो इंसुलेटेड है, दोनों कोइल्स के कॉपर का वायर इंसुलेटेड है, और साथ ही साथ दोनों कोइल्स जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, दोनों जो है कोइल्स वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। वो कुछ इस तरीके से है, ये हो गई हमारी बड़ी वाली कोइल, ये हो गई हमारी बड़ी वाली कोइल, इसी के अंदर एक है हमारी छोटी वाली कोइल, छोटी वाली। दोनों कोइल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, ये होलो स्ट्रक्चर है, ये हो गई मान लीजिए हमारी फर्स्ट वाली कोइल, ऐसे 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 वाउंड है, उसी के अंदर एक छोटी सी कोइल और है, और दोनों की दोनों कोइल जो वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है। इस वाले का जो एरिया है वो है हमारा R2, इस वाले का जो एरिया है वो है हमारा R1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पता लगाना है कि फर्स्ट के कारण सेकंड में कितना चेंज होगा और सेकंड के कारण फर्स्ट में कितना चेंज होगा। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले बड़ी वाली कोइल ले ली फिर छोटी वाली कोइल ले ली, सर S1 S2 ये वाला मतलब आप पहले छोटी वाली कोइल आएगी फिर बड़ी वाली कोइल आएगी, तो उसको S1 ले लो उसको S2 ले लो। अगर ऐसा डाउट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, छोटी वाली कोइल पहले आ गई इसको S1 ले लिया, बड़ी वाली कोइल बाद में आएगी तो इसको S2 ले लिया, तो छोटी वाली पहले कोइल है इसके ऊपर बड़ी कोइल आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ले लो। अगर ऐसे लोगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, R2 हो जाएगी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोइल 1 होगा, ये कोइल 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, N1 N1 phi B1 is equal to M12 into I2। क्या ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर हुआ? इसका मतलब कि सेकेंड वाली कौन सी सेकेंड वाली, बड़ी वाली कोइल, बड़ी वाली कोइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, I2 करंट फ्लो करा रहे हैं, बड़ी वाली कोइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, I2 करंट फ्लो करा रहे हैं। तो बड़ी वाली कोइल के कारण छोटी वाली कोइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन फर्स्ट कोइल ड्यू टू सेकेंड कोइल, M12 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर है सबको, बताइए एक्सप्रेशन क्लियर है? बढ़े आगे। सेकेंड
एक बात बताइए, क्या हमारा N1 इंटू 5B1 N1 इंटू 5B1 को हम B इंटू ए लिख सकते हैं? B इंटू ए लिख सकते हैं, या भाई B डॉट ए ले लो, B डॉट ए मतलब कि बी ए cos थीटा। कहां से लिखा है ये? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन से क्या हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स N1 टर्न्स के कारण बी ए cos थीटा होगा। कैन यू राइट समथिंग लाइक दिस? क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक टर्न होता तो B इंटू ए हो जाता। यहाँ पे कितने टर्न है हमारे? N1 टर्न है, तो यहाँ पे N1 टर्न के कारण कितना हो जाएगा? N1 B इंटू ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई की टर्म्स में लिखते हैं? म्यू नॉट एन आई पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट क्या बता रहा है यहाँ पे? म्यू नॉट क्या बता रहा है यहाँ पे बताइए? म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? परमेबिलिटी। वेरी गुड, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है बताइए? जिस तरह से परमिटिविटी होती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो कि क्या बताती थी? दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम व्हिच शोस दैट हाउ मच देयर इज कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मीडियम। उसी तरीके से परमिएबिलिटी क्या बताता है हमें? परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच शोस दैट हाउ मच इट इज कैपेबल टू कैरी द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को कितना कैरी कर सकता है। और अगर अच्छे से समझना है तो भाई दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में है, सेम डिस्टेंस से सेम चार्जेस की वैल्यू है, और उसी को अगर हम मीडियम चेंज कर दें तो वहां पे चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाता था। तो ये एक्चुअल में हमें बताता था डिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। परमिटिविटी तो परमिएबिलिटी क्या बताएगा हमें? डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, कि मीडियम चेंज करने पे मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से वेरी करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। यस सर, यस। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण ले रहे हैं? सेकेंड वाली कोइल के कारण ले रहे हैं। तो सेकेंड वाली कोइल के कारण ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? N1 इंटू म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 इंटू करंट I2 करंट लेंगे। और एरिया बताइए कितना हो जाएगा? क्या इसका एरिया पाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा? यस सर। पाई R1 स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पे कॉमन एरिया ए की जगह पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए N1 क्या है हमारा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो क्या हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ लिख सकते हैं। N1 को क्या हम N1 इंटू एल लिख सकते हैं? N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल क्या है हमारी? टोटल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक 10 सेंटीमीटर का लंबा एरिया है, ये 10 सेंटीमीटर इस कोइल की लेंथ है। इस कोइल की लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर। और इस कोइल के पर यूनिट लेंथ के अंदर मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने टर्न्स है? 10 टर्न्स है। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने टर्न्स है? 10 टर्न्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे? भाई 1 सेंटीमीटर में 10 है, 2 सेंटीमीटर में 20, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, 7 में 70, 8 में 80, 9 में 90 और 10 सेंटीमीटर में 100 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। 100 टर्न्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमें टोटल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट समथिंग लाइक n इज इक्वल टू n1 इंटू एल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल टर्न्स कितने हो जाएंगे हमारे? 100 टर्न्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे हम n1 की जगह क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n1 इंटू एल। n1 हमारा स्मॉल n1 बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, l बता रहा है हमारा लेंथ ऑफ द कोइल। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी समथिंग लाइक n1
phi b1 is equal to n1 into L mu naught n2 into I2 into pi r1 square into pi r1 square। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बट बहुत सिंपल है। अगर हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके और लर्न करें तो ये बहुत सिंपल है भाई। हमारा फॉर्मूला होता है phi is equal to b dot a bn। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n phi b, तो यहाँ पे भी n आ जाएगा। n को हम लिख सकते हैं n1 into L, b को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट n2 I, a को हम लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर। तो जब हम इन तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। लगने में दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है बट है बहुत सिंपल। कहाँ से आई है? इस छोटू से फॉर्मूला से आई है, एक नहीं। तो रटना कुछ भी नहीं है, चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, लर्न करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, I1 I2 N1 N2 सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो रटना कुछ भी नहीं। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी N1 phi B1 is equal to mu naught N1 N2 L pi R1 स्क्वायर इंटू I2 स्क्वायर। क्या कोई टर्म है जो रह गई है? देखते हैं। म्यू नॉट आ गया, N1 आ गया, N2 आ गया, L आ गया, I2 आ गया, पाई आ गया, R1 स्क्वायर आ गया। सारी की सारी टर्म्स आ गई, सारी की सारी टर्म्स आ गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? n1 into phi b1। ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 2 में हमारा लेफ्ट हैंड साइड है n1 into phi b1 और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या था? इक्वेशन नंबर 1 में भी ओ माय गॉड n1 into phi b1 ही तो था। तो क्या दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो सेम है? इज the left hand side part of equation are same? तो क्या हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं? भाई दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सेम है तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी सेम होगा। तो क्या हम m12 I2 लिख सकते हैं n1 into phi b1 की जगह? तो यहां पे हो जाएगा हमारा n1 phi b1 की जगह इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं m12 into I2, m12 into I2 is equal to mu naught n1 n2 L pi r1 square into I2। कहां से आया ये? On comparing, by comparison of equation 1 and 2। दोनों के कंपैरिजन से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे I2 है, यहाँ पे भी I2 है, गाय खा जाएगी। तो क्या हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 1 with respect to 2 can be written as mu naught N1 N2 L pi R1 square। तो क्या हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ कांस्टेंट। कहा था कि नहीं कहा था कि भाई एक तरीके का क्या है, कांस्टेंट है। देखते हैं क्या म्यू नॉट हमारी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम कांस्टेंट है? एग्री करिएगा, क्या म्यू नॉट हमारा परमिएबिलिटी कांस्टेंट होता है? जी हाँ होता है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन फर्स्ट कॉइल कांस्टेंट, N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, पाई 3.14 कांस्टेंट, R1 कॉइल का रेडियस कांस्टेंट। क्या ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट? इज ऑल द टर्म्स आर कांस्टेंट? यस सर। तो इसका मतलब M12 भी हमारा कांस्टेंट है और यही हमारा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12। कल के लेक्चर में हम देखेंगे M21 कैसे निकालेंगे, फिर हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे एसी जनरेटर और इस चैप्टर को करेंगे टाटा गुड बाय। तो इस चैप्टर के केवल 2 टॉपिक्स रह रहे हैं हमारे, सेल्फ इंडक्टेंस और एसी जनरेटर्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे।